नमस्कार, न्यूज इंडिया देख रहे हैं आप। घड़ी का इशारा है 9 बज चुके हैं और नेशन एट 9 का टाइम है। नेशन 9 में हम आपको बताते हैं कि किस तरीके से देश में हलचल है, पूर्व से लेकर पश्चिम तक, उत्तर से लेकर दक्षिण तक। और खबरों की शुरुआत होगी सबसे पहले राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की खबर के साथ में। राष्ट्रपति मुर्मू की सूरीनाम और सर्बिया की 6 दिवसीय यात्रा के बाद बीती रात वो देश लौट आई हैं। इस दौरान उन्होंने दोनों देशों के शीर्ष नेताओं के साथ में अलग अलग विषयों पर विस्तृत चर्चा की और द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत बनाने पर जोर दिया। राष्ट्रपति मुर्मू रविवार को 3 दिवसीय यात्रा पर सूरीनाम पहुंची थी। पिछले साल जुलाई में पदभार ग्रहण करने के बाद ये उनकी पहली विदेश यात्रा थी। इस दौरान मुर्मू ने सूरीनाम के अपने समकक्ष चंद्रिका प्रसाद संतोखी से मुलाकात की और रक्षा, सूचना प्रौद्योगिकी और क्षमता निर्माण सहित कई क्षेत्रों में द्विपक्षीय संबंधों को गहराई देने का काम और गहराई से उस पर विचार करने के जो रास्ते हैं वो खोलती हुई नजर आई। इस यात्रा में दोनों देशों के संबंधों, खासकर आर्थिक मोर्चों पर संबंधों को नई ऊर्जा मिली है। बेलग्रेड में राष्ट्रपति मुर्मू ने महात्मा गांधी की प्रतिमा पर पुष्पांजलि भी अर्पित की और भारतीय समुदाय के लोगों से संवाद भी स्थापित किया। इस यात्रा के दौरान राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को सर्वोच्च सम्मान से, नागरिक सम्मान से नवाजा गया, जो कि भारत के लिए एक हर्ष और गर्व का विषय है। अगली खबर गुजरात से, जहां आज केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पाटन और महाराष्ट्र के नांदेड़ में जनसभा को संबोधित करेंगे। गुजरात सबसे पहले जाएंगे। अहमदाबाद में पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ राजनीतिक बैठकों में अमित शाह शामिल होने वाले हैं। इसके बाद गृह मंत्री अमित शाह महाराष्ट्र के नांदेड़ के लिए रवाना हो जाएंगे, जहां उन्हें नांदेड़ शहर में बीजेपी के महीने भर चलने वाले विशेष अभियान के तहत पहली रैली को संबोधित करना है। नांदेड़ कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक चव्हाण का गृह क्षेत्र है। नांदेड़ मराठवाड़ा क्षेत्र का दूसरा सबसे बड़ा शहर है, जो सिखों के लिए पवित्र तीर्थ स्थलों में से एक है, क्योंकि गुरु गोविंद सिंह के अपने आखिरी दिन नांदेड़ में ही बिताए थे और अपनी गुरुशिप पारित की थी। आपको बता दें कि मोदी सरकार के 9 साल का कार्यकाल पूरा हो चुका है। देश भर में कार्यक्रमों का आयोजन बीजेपी की तरफ से किया जा रहा है। मोदी सरकार की योजनाओं के बारे में लोगों को जागरूक किया जा रहा है। इसी कड़ी में गृह मंत्री अमित शाह 2 दिवसीय दौरे पर आज से निकल जाएंगे। तो खबरों के सफर में आगे बढ़ते हैं। जिक्र मणिपुर का करते हैं, जो कि नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स में से एक है, जहां हिंसा और आगजनी को लेकर इंटरनेट सेवाएं फिलहाल बंद कर दी गई हैं, जिसको बहाल करने को लेकर आज एडवाइजरी जारी होगी। आपको बता दें कि केंद्र सरकार ने गृह मंत्री अमित शाह के निर्देश के बाद हिंसा प्रभावित मणिपुर में विस्थापित लोगों के लिए 101 करोड़ 75 लाख के राहत पैकेज की मंजूरी दी है। राज्य सरकार की सुरक्षा सलाहकार कुलदीप सिंह ने ये जानकारी साझा करी। कुलदीप सिंह ने यह भी कहा कि मणिपुर में स्थिति शांतिपूर्ण और नियंत्रण में है और पिछले 48 घंटों में राज्य में हिंसा की कोई घटना घटित नहीं हुई है। आपको बता दें कि बीते 2 दिनों में इम्फाल पूर्वी जिले के पोरोमपत्व थाना क्षेत्र से 27 हथियार, 245 कारतूस और 41 बम बरामद किए गए हैं। सुरक्षा सलाहकार ने कहा कि अब तक कुल 896 हथियार, 11,763 कारतूस और अलग अलग तरह के 200 बम भी बरामद किए गए हैं। अगली खबर बिहार से सामने आ रही है, जहां पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह रोहतास में जमुहार पहुंचेंगे। रक्षा मंत्री के इस दौरान गोपाल नारायण सिंह विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में शिरकत करने वाले हैं। इस दौरान वो यूनिवर्सिटी के छात्र छात्राओं को उपाधि देंगे। इसके अलावा वो छात्रों को संबोधित भी करने वाले हैं। यूनिवर्सिटी प्रशासन इसके लिए तैयारी में जुटा हुआ है। आपको बता दें कि गोपाल नारायण यूनिवर्सिटी से पिछले सालों में पास आउट हुए छात्रों को डिग्रियां दी जाएंगी। करीबन 750 छात्र छात्राओं को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह डिग्रियां सौंपने वाले हैं। तो वहीं इस मौके पर कई विभागों में उत्कृष्ट यानी कि बेहतरीन प्रदर्शन करने वाले 29 छात्रों को माननीय मुख्य अतिथि गोल्ड मेडल भी देने वाले हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह विश्वविद्यालय के छात्रों को संबोधित भी करेंगे। शाम के वक्त सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा, जिसमें वाराणसी के मशहूर कलाकार अपनी प्रस्तुतियां देंगे। वाराणसी के मशहूर कलाकारों के
ओर से अलग अलग तरह के सांस्कृतिक कार्यक्रम की प्रस्तुति दी जाएगी। यानी कि कुल मिलाकर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का ये दौरा ऐतिहासिक रहने वाला है और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह अपने इस दौरे के दौरान छात्र छात्राओं से सीधे तौर पर संपर्क साधते हुए उनका उत्साहवर्धन और उनको प्रोत्साहित करने का काम करेंगे। खबरों में आगे बढ़ेंगे और देश के मध्य भाग यानी मध्य प्रदेश की बात करेंगे, जहां पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की महत्वाकांक्षी लाडली बहना योजना के लिए काउंटडाउन शुरू हो चुका है। हम ऐसा क्यों कह रहे हैं? क्योंकि सीएम शिवराज आज के दिन बेहद बड़ा तोहफा आधी आबादी को देने वाले हैं। इस योजना के तहत 1.25 करोड़ महिलाओं के खाते में 1000 रुपए प्रति महीने आर्थिक सहायता के तौर पर दिए जाएंगे। जबलपुर से सीएम शिवराज सिंह चौहान आज योजना की पहली किश्त महिलाओं के खाते में जारी करने वाले हैं। इस बारे में जानकारी देते हुए शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना में राज्य स्तरीय कार्यक्रम पूरी गरिमा के साथ हो। इस दिन बहनों के खाते में सिंगल क्लिक से 1,000 रुपए बढ़ाए जाएंगे। आपको बता दें कि सीएम शिवराज ने सभी बहनों से आग्रह किया कि आज शाम जब लाडली बहना योजना की राशि उनके खाते में आए तो वो उत्सव जरूर मनाएं, अपने घरों में एक दीपक जरूर जलाएं। इस कार्यक्रम में बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष बीडी शर्मा समेत बड़ी तादाद में बीजेपी के जो तमाम गणमान्य पदाधिकारी हैं वो भी शामिल होने वाले हैं और इस योजना के जरिए सीएम शिवराज सिंह चौहान सीधे तौर पर प्रदेश की आधी आबादी को चुनाव देखते हुए साधना चाहते हैं। अगली खबर हरियाणा से, जहां राजनीतिक गलियारों में अटकलें हैं कि बीजेपी और जेजेपी की गठबंधन सरकार में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। जेजेपी के विधायक रामकरण काला ने 8 जून को किसानों पर हुए लाठीचार्ज के विरोध में हरियाणा शुगर फेड के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया। दूसरी ओर हरियाणा बीजेपी के प्रभारी विप्लव देव से 4 निर्दलीय विधायकों ने गुरुवार को दिल्ली में मुलाकात की। इसके बाद विप्लव देव ने मुख्यमंत्री मनोहर लाल से किसानों के मुद्दे को लेकर मुलाकात की है। माना जा रहा है कि दोनों नेताओं ने मौजूदा सियासी हालातों को लेकर विस्तार से चर्चा करी। तो वहीं डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ने बयान जारी करते हुए कहा कि 2019 के विधानसभा चुनाव के बाद बीजेपी और उनकी पार्टी जेजेपी के बीच गठबंधन राज्य में स्थिर सरकार बनाने के लिए हुआ था, किसी बाध्यता के कारण नहीं हुआ। अगली खबर छत्तीसगढ़ से है, जहां दंतेवाड़ा में केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के हत्यारे यानी कि नाथू राम गोडसे को भारत का सपूत बता डाला है। गिरिराज सिंह ने कहा, अगर गोडसे गांधी के हत्यारे हैं तो भारत के सपूत भी हैं। वो भारत में ही पैदा हुए, औरंगजेब और बाबर की तरह आक्रांता नहीं है और जिसको बाबर की औलाद कहलाने में खुशी महसूस होती है वो कम से कम भारत माता का सही सपूत नहीं हो सकता। वो औरंगजेब पर महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के एक बयान पर AIMIMIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी के पलटवार से संबंधित एक सवाल का जवाब दे रहे थे। आपको बता दें कि हाल ही में महाराष्ट्र के अहमदनगर में एक जुलूस के दौरान औरंगजेब की तस्वीर लगाई गई थी और कोल्हापुर में कथित तौर पर कुछ स्थानीय लोगों ने टीपू सुल्तान की तस्वीर और आपत्तिजनक ऑडियो संदेश सोशल मीडिया पर वायरल किए थे, जिसके बाद हिंसा की आग भड़क उठी थी। अगली खबर उत्तर प्रदेश से है, जहां योगी आदित्यनाथ सरकार प्रदेश की स्वास्थ्य सुविधाओं को बेहतर करने में जुटी हुई है। इसके लिए सरकार कई कदम भी उठा रही है। इसी कड़ी में राजधानी लखनऊ में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 75 जिलों के लिए चयनित 7,182 ANMs को नियुक्ति पत्र वितरित किए हैं। 550 ANM को नियुक्ति पत्र इस दौरान दिए गए हैं और बाकी जिले में नियुक्ति पत्र बांटे गए। कार्यक्रम का आयोजन लोक भवन में हुआ। इस दौरान डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक और मुख्य सचिव दुर्गा शंकर मिश्रा मौजूद रहे। योगी सरकार ने यूपी में इंसेफेलाइटिस से प्रभावित जिलों में टास्क फोर्स का गठन करते हुए इसे जड़ से खत्म करने की जो कवायद है उस पर अमल करते हुए अब दृढ़ संकल्पित वो होते नजर आ रहे हैं। आगे खबर राजस्थान से, जहां सीएम गहलोत इन दोनों राजस्थान के जिलों के दौरे पर हैं, जहां प्रदेश सरकार के कामों के बारे में जनता को बता रहे हैं। साथ ही प्रदेश सरकार की तरफ से लगे महंगाई राहत कैंप कार्यक्रम में शिरकत की। इस कड़ी में अशोक गहलोत झुंझुनू जिले पहुंचे, जहां पर महंगाई राहत कैंप और प्रशासन
शहरों के संग अभियान के तहत आयोजित शिविर का अवलोकन करता नजर आया। इस मौके पर सीएम अशोक गहलोत ने जनता को संबोधित किया और कहा, हमारी सरकार में महिलाओं से लेकर बुजुर्ग और युवाओं सभी वर्गों का ध्यान रखा जा रहा है। हम छात्रों को स्कॉलरशिप दे रहे हैं, उन्हें विदेश भेज रहे हैं, जिससे छात्र बेहतर शिक्षा हासिल कर सकें। खबरों में एक बार फिर से रुख करते हैं दिल्ली का, जहां केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने अमरनाथ यात्रा की तैयारियों की समीक्षा की। इस दौरान उन्होंने अमरनाथ यात्रा के पूरे मार्ग पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम करने के निर्देश दिए। बैठक के दौरान उन्होंने कहा, हमारी प्राथमिकता है कि अमरनाथ यात्रियों को आसानी से दर्शन हो सके और किसी तरह की परेशानी ना हो। इस मौके पर उन्होंने एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन से शिविर मार्ग तक व्यवस्था सुचारू करने पर जोर दिया। साथ ही तीर्थयात्रियों की सुविधा के लिए श्रीनगर, जम्मू में जो सेवाएं हैं उसको बेहतर करने और बहाल करने के निर्देश दिए हैं। अमित शाह ने अमरनाथ यात्रियों के लिए ठहरने, बिजली, पानी, संचार और स्वास्थ्य सहित सभी आवश्यक सुविधाओं की समुचित व्यवस्था किए जाने के निर्देश दिए हैं। साथ ही यात्रा मार्ग पर बेहतर संचार व्यवस्था सुनिश्चित करने और भूस्खलन की स्थिति में मार्ग को तुरंत खोलने के लिए मशीनों की तैनाती के निर्देश दिए। अमरनाथ यात्रा के सभी तीर्थयात्रियों को RFID कार्ड दिए जाएंगे ताकि उनकी रियल टाइम लोकेशन का पता लगाया जा सके। सभी अमरनाथ यात्री के लिए 5 लाख और प्रत्येक पशु के लिए 50,000 रुपए का बीमा भी किया जाएगा। अगली खबर पंजाब से है, जहां पर आज मानसा में मान सरकार की कैबिनेट की बैठक हुई। इस दौरान सीएम मान ने ट्वीट करते हुए कहा कि वादे के मुताबिक सरकार अभय द्वार सीरीज के तहत पंजाब कैबिनेट की मीटिंग मानसा में दोपहर 12 बजे करती नजर आई है। साथ ही सीएम मान ने यह भी कहा कि मीटिंग में कई अहम फैसलों के बारे में चर्चा की जाएगी। जानकारी देते हुए उन्होंने ये बात कही है। तो वहीं इससे पहले कैबिनेट मीटिंग में आबकारी विभाग में 18 नए पदों के सृजन को मंजूरी मिली थी। इसके अलावा पटियाला के सरकारी आयुर्वेदिक कॉलेज, सरकारी आयुर्वेदिक अस्पताल और सरकारी आयुर्वेदिक फार्मेसी को गुरु रविदास यूनिवर्सिटी होशियारपुर में शिफ्ट करने का फैसला लिया गया। माल पटवारी की ट्रेनिंग की समयावधि 1.5 साल से घटाकर 1 साल कर दी गई। अगली खबर छत्तीसगढ़ से, जहां मुख्यमंत्री बघेल ने पूर्व सीएम रमन सिंह पर हमला बोला। उन्होंने कहा, रमन सिंह कहते हैं राम वन गमन परिपथ पर क्या खर्चा हुआ। चंद्रखुरी को लेकर के उन्होंने कहा कि वहां वो चंद्रखुरी चले जाएं, राजिम और अन्य जगह जहां काम चल रहा है वहां जाकर देख लें। केवल ट्विटर पर बोल देने से क्या होता है। 15 साल मुख्यमंत्री रहे, कभी चंद्रखुरी तो गए नहीं, जहां कौशल्या माता का मंदिर है, अब जाकर देख लें। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने बीजेपी नेताओं और केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह के बयान पर भी पलटवार किया। सीएम बघेल ने कहा, हमारी हर योजना में पारदर्शिता है, सीधा सारा पैसा हितकारी के खातों में जाता है। कमीशनखोरी तो इनकी सरकार में हुआ करती थी, वो हमारी नहीं अपनी बात कर रहे हैं। इसके समय में मोबाइल बांटने, राशन कार्ड बनाने, चप्पल खरीदने, सब में कमीशनखोरी होती थी। ये बात भूपेश बघेल ने कही है। खबरों में बात एक बार फिर से महाराष्ट्र की होगी, जहां पर शिवसेना यूबीटी के नेता संजय राउत ने दावा किया कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे से उनके नेतृत्व वाली शिवसेना के 4 प्रमुख मंत्रियों को राज्य कैबिनेट से हटाने के लिए कहा। राउत ने दावा करते हुए कहा कि बहुप्रतीक्षित मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर जल्द ही राज्य में राजनीतिक विस्फोट होगा। आपको बता दें कि महाराष्ट्र में इन दिनों शिवसेना, शिंदे गुट और बीजेपी के बीच सब कुछ ऑल इज वेल नहीं चल रहा है। अगली खबर ओडिशा से है, जहां मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने हायर एजुकेशन मिनिस्टर रोहित पुजारी को मंत्री पद से हटा दिया है। बीजू जनता दल के शासन में यह पहली बार है जब खराब प्रदर्शन के लिए एक मंत्री को हटाया गया। सीएम पटनायक ने राज्यपाल गणेशी लाल से पुजारी का नाम मंत्रिपरिषद से हटाने की सिफारिश की थी, जिसके बाद उनका विभाग खाद्य और आपूर्ति मंत्री अतनु एस नायक को सौंप दिया गया। रोहित पुजारी रायराखोल से 2 बार के विधायक हैं। पुजारी को पिछले साल जून में मंत्री बनाया गया था। सूत्रों के अनुसार सीएम पटनायक ने
22 मई से 2 जून तक सभी विभागों के कामकाज की समीक्षा की थी, जिसमें उच्च शिक्षा विभाग का प्रदर्शन उन्होंने सबसे खराब पाया था। सीएम हर साल 29 मई से पहले अलग अलग विभागों के प्रदर्शन की समीक्षा करते हैं। अगली खबर उत्तराखंड से है, जहां पर देहरादून में आज सुबह जेंटलमैन कैडेट्स की पासिंग आउट परेड शुरू हुई है। भारतीय सेना के बेड़े में अब 331 नए अधिकारी जुड़ने वाले हैं। आज भारतीय सैन्य अकेडमी से 373 जेंटलमैन कैडेट्स पासिंग आउट परेड के बाद सैन्य अफसर बन जाएंगे। इसमें 331 जीसी भारतीय हैं। इसके साथ ही IMA देहरादून एक बार फिर से खतरनाक और हर विपदा से लड़ने वाले जवानों की खेप देश को देने जा रहा है। सेना प्रमुख की अगुवाई में आज ये जवानों ने देश की रक्षा के लिए शपथ ली है। अगली खबर महाराष्ट्र से है, जहां पर 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के बाद सांसद बेटे ने इस्तीफे की पेशकश की। इसके साथ ही राजनीतिक गलियारों में सुगबुगाहट भी तेज हो गई है। चर्चा है कि बीजेपी शिवसेना के गठबंधन में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। दरअसल कल्याण लोकसभा सीट से सांसद श्रीकांत शिंदे ने बीजेपी के कुछ नेताओं पर शिवसेना बीजेपी गठबंधन को कमजोर करते हुए स्वार्थी राजनीति करने का आरोप लगाया। श्रीकांत शिंदे की ये प्रतिक्रिया उस प्रस्ताव के बाद आई, जिसे हाल ही में बीजेपी नेताओं की स्थायी इकाई द्वारा कल्याण लोकसभा क्षेत्र में आयोजित एक बैठक में पारित किया गया था। इसमें फैसला किया गया कि इस सीट पर बीजेपी शिवसेना का समर्थन नहीं करेगी। शिवसेना सांसद श्रीकांत ने कहा, 2024 में हम देश की मदद करना चाहते हैं, इसके लिए भरसक प्रयास भी करेंगे, लेकिन डोंबिवली में कुछ नेता पार्टी को कमजोर करने की कवायद में जुटे हुए हैं। अगली खबर उत्तर प्रदेश से, जहां पर बीते दिन सीतापुर पहुंचे समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने योगी सरकार की कानून व्यवस्था पर सवालिया निशान खड़े कर दिए। साथ ही कानून व्यवस्था को लेकर बीजेपी सरकार पर हमला बोला। अखिलेश यादव ने सवाल करते हुए कहा कि ये कैसा राज्य बना दिया है, जेल में हत्या, कचहरी में हत्या, प्रेस के सामने हत्या, कोई प्रेस का कर्मी बनकर, कोई वकील बनकर हत्या कर देता है। क्या यही उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था है? पुलिस को ऐसा किसने बनाया? अगर इसका कोई जिम्मेदार है तो वो बीजेपी सरकार है। लखनऊ कोर्ट में हुई गैंगस्टर संजीव माहेश्वरी जीवा की हत्या के बाद भी सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने बीजेपी पर जमकर हमला बोला था। उन्होंने कहा, कानून व्यवस्था ध्वस्त है। ऐसा लगता है बीजेपी सरकार ने अपराधियों को खुली छूट दे रखी है, जो चाहे, जिसे चाहे, जहां चाहे मार दे। अगली खबर बिहार से है, जहां लोकसभा चुनाव 2024 के मद्देनजर पटना में 23 जून को प्रस्तावित देश के विपक्षी दलों की बैठक से पहले बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने बड़ा दावा किया है। उन्होंने कहा, आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव ने जिस तरह बीजेपी के वरिष्ठ नेता लालकृष्ण आडवाणी के रथ को रोका था, उसी तरह महागठबंधन नरेंद्र मोदी के रथ को रोकेगा। नीतीश मोदी के साथ वही करेंगे जो लालू ने आडवाणी के साथ किया था। उन्होंने कहा, केंद्र की बीजेपी सरकार ने जनता के साथ वादा खिलाफी की है। जब जब उसकी नाकामी उभर कर आती है, वो हिंदू और मुसलमानों को लड़ाने में लग जाती है। डिप्टी सीएम ने कहा, चाहे हिंदू मुस्लिम हो या फिर कोई और समुदाय, देश की आज़ादी के लिए सभी धर्मों ने मिलकर लड़ाई लड़ी थी। कुछ समय से ये कहा जा रहा है कि मुस्लिमों से वोटिंग का अधिकार छीन लेना चाहिए। अगली खबर पश्चिम बंगाल से है, जहां पर पंचायत चुनाव की तारीखों का ऐलान हो गया है। पंचायत चुनाव के लिए 8 जुलाई को राज्य में मतदान होगा। पश्चिम बंगाल के चुनाव आयुक्त राजीव सिन्हा ने चुनाव शेड्यूल का ऐलान किया है। राजीव सिन्हा ने बताया, राज्य में चुनाव एक ही चरण में कराए जाएंगे। राज्य में पंचायत चुनाव की तारीखों का काफी अरसे से लंबा इंतजार चल रहा था। नामांकन की प्रक्रिया 9 जून से 15 जून तक चलती रहेगी। वहीं पंचायत चुनाव के नतीजे 11 जुलाई को घोषित किए जाएंगे। बंगाल में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के तहत ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिला पंचायत की 8 सीटों के लिए 8 जुलाई को मतदान होगा। ग्राम पंचायतों की कुल 62,404 सीटें, पंचायत समिति की 9,498 सीटें हैं। इसके अलावा जिला परिषद में कुल 928 सीटें हैं।